बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लड डायमंड। ये कहानी है एक छोटे से देश की और इस देश का नाम होता है सियरा लियोन, जो कि वेस्ट अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है। और ये वक्त होता है सन 1999 का। यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, यानी कि यहाँ के लोकल लोगों के बीच में और सरकार के बीच में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध चल रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोकल लोग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है RUF यानी रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो कि बहुत ही रिबेलियस हैं यानी कि बहुत ही बागी हैं, वो एक गांव पर हमला करते हैं और इस गांव के कई लोगों को मार देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग सरकार के लिए वोट दें। वो लोगों के हाथ काट देते हैं और जो हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त लोग होते हैं वो उन लोगों को पकड़कर अपने पास रख लेते हैं ताकि वो उनके लिए काम कर सके। दरअसल इस देश में बहुत ज्यादा हीरो की तादाद होती है और इसीलिए ये लोग लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उनसे हीरे ढूंढने का काम करवाते हैं। और जब इन्हें हीरे मिल जाते हैं तो ये लोग उन हीरो के बदले हथियार खरीदते हैं, जिससे ये सरकार के साथ लड़ाई करते हैं। अब जब ये बागी लोग इस गांव पर हमला करते हैं तो यहाँ पर एक मछुआरा रहता है जिसका नाम सोलोमन वेंडी है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन सोलोमन अपने परिवार को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। ये सोलोमन का हाथ काटने वाले होते हैं कि तभी इनका सरदार बोलता है कि इसको छोड़ दो, इसे खदानों में ले चलो, ये वहां पर काम करेगा। और इस तरह से सोलोमन बच जाता है। सोलोमन को वो उस जगह ले जाते हैं जहां पर उसकी जैसे कई सारे लोग होते हैं और ये सब के सब यहाँ पर हीरे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी एक भी हीरे के टुकड़े की चोरी करता है तो ये लोग बहुत निर्दयता से उसे मार देते हैं। अब इन बागियों के पास एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम होता है डैनी आर्चर। ये कभी सेना में था लेकिन अब ये हथियारों की स्मगलिंग करता है। ये इन बागियों को हथियार देता है और बदले में उनसे हीरे लेता है। ये यहाँ पर कुछ हथियार देने के बाद उनसे हीरे ले लेता है और जब वो उन हीरो को भेड़ों की खाल के अंदर छुपाकर इस देश से बॉर्डर पार करके लाइबेरिया, जो कि वेस्ट अफ्रीका का दूसरा देश है, वहां ले जा रहा होता है तो सेना के जवान उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसे जेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोलोमन वेंडी को हीरे ढूंढते हुए एक बहुत बड़ा हल्का सा पिंक कलर का हीरा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये बेशकीमती है। वो उसे चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लेता है और वहां पर जो गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो कहता है जाओ, और वो टॉयलेट जाने के बहाने उस हीरे को एक कपड़े में बांधकर गड्ढे में दबा रहा होता है कि तभी वहां पर सिपाही आ जाता है। वो बोलता है कि ये हीरा मुझे दो। इससे पहले कि सोलोमन वो हीरा उसे देता, यहाँ पर सेना के लोग आ जाते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं और जो आदमी इससे हीरा मांग रहा होता है वो बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। सोलोमन उस हीरे को मिट्टी में एक जगह दबा देता है और तभी आर्मी उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसको भी उसी जेल में लेकर जाया जाता है जहां पर डैनी आर्चर भी कैदी होता है। यहाँ पर वो आदमी भी होता है जो सोलोमन से वो हीरा लेने वाला था, लेकिन वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और वो यहाँ पर सबके सामने बता देता है कि सोलोमन के पास एक बहुत बड़ा बेशकीमती हीरा है और उससे बड़ा हीरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और जो भी वो हीरा इससे निकलवा के मुझे देगा मैं उसे $1000 दूंगा। लेकिन सोलोमन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ डैनी आर्चर सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है और सोलोमन के पास कोई हल्का गुलाबी रंग का बड़ा हीरा है। कुछ दिनों बाद डैनी आर्चर रिहा हो जाता है और वो अपने दोस्त को बोलता है कि यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम सोलोमन वेंडी है और उसके पास शायद एक बहुत बड़ा हीरा है। हमें कोई खरीदार की जरूरत होगी और तुम किसी भी तरह से सोलोमन वेंडी को यहाँ जेल से निकालो। और उसका दोस्त ये काम कर देता है। सोलोमन वेंडी भी अब जेल से रिहा हो चुका है। वहीं डैनी आर्चर एक बार में जाता है और वो बार वाले को पैसे देता है क्योंकि उसे एक गन की जरूरत है। यहाँ पर उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम मैडी होता है। वो मैडी से कई बातें करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैडी एक रिपोर्टर है तो वो कहता है बाहर में जाओ और वहां से जाने लगता है। मैडी उसके पीछे जाती है। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि सियरा लियोन जिस देश में अभी ये हैं, उसने पिछले 5 सालों से ऑन रिकॉर्ड एक भी हीरा नहीं बेचा, जबकि इनके पड़ोसी मुल्क लाइबेरिया ने 2 बिलियन के हीरो का निर्यात किया है। और वहां का जो बहुत बड़ा हीरो का बिजनेसमैन होता है जिसका नाम वेंडी कैप है, वो इसके बारे में कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता और ये वेंडी कैप के बारे में जानना चाहती है, सबूत इकट्ठे करना चाहती है।
लेकिन डैनी आर्चर उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल डैनी आर्चर ही वो कड़ी है जो वेंडी कैप तक हीरे पहुंचाती है, लेकिन वो उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। दरअसल इन सब की कड़ियां आपस में जुड़ी होती है। डैनी का काम होता है RUF यानी बागियों की ऑर्गेनाइजेशन को हथियार देना और उनसे हीरे लेना, और वो हीरे वो कर्नल कर्टजी को देता है और कर्नल कर्टजी उन हीरो को वेंडी कैप को देते हैं, और इस तरह से इनका पूरा बिजनेस चलता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि सोलोमन वेंडी जेल से छूटने के बाद अपने परिवार को ढूंढने के लिए एक रिफ्यूजी कैंप में जाता है, लेकिन वहां पर उसका परिवार उसे नहीं मिलता। दरअसल उसका परिवार एक जगह छुपा होता है, लेकिन वहां पर RUF के लोग आ जाते हैं और वो वहां पर कई लोगों को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं, जिनमें से एक सोलोमन वेंडी का बेटा दिया भी होता है। और ये लोग इन छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखाते हैं, आर्मी से पुलिस से लड़ना सिखाते हैं, ताकि ये सिविल वॉर में उनका साथ दे सकें। हालांकि ये बच्चे इतने छोटे होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता, इसीलिए ये भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वहीं कर्नल कर्टजी अब डैनी आर्चर को अपने पास बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे कई हीरो का नुकसान हुआ था, और अब मुझे उन हीरो के बदले वो गुलाबी हीरा चाहिए। लेकिन ये हीरा खुद डैनी आर्चर अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अब उसे इस हीरे को कर्नल कर्टजी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। वो इसी सिलसिले में सोलोमन वेंडी से मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि वो गुलाबी हीरा जो तुमने छुपाया है उसका आधा पार्टनर मैं भी हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से निकाला था। लेकिन सोलोमन वेंडी उससे मना कर देता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। डैनी आर्चर बोलता है कि अगर तुमने वो हीरा मुझे दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाने में मदद करूंगा। और तभी वहां पर RUF के लोग आ जाते हैं, वो उन पे गोलियां चलाते हैं और ये दोनों भागकर एक जगह चले जाते हैं। वहां पर और भी कई सारे लोग होते हैं जो सब के सब छुपे होते हैं, और यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा शहर जल रहा है। RUF के लोग आर्मी के लोगों को मार रहे हैं, और जो लोग मार रहे हैं उनमें बच्चे ज्यादा होते हैं। और इसके बाद डैनी और सोलोमन वहां से भी भाग जाते हैं और ये एक जगह पहुंच जाते हैं। दरअसल डैनी आर्चर मैडी बोवेन को ढूंढ रहा होता है। मैडी बोवेन वही पत्रकार है जो उससे हीरो के व्यापार के बारे में पूछना चाहती थी, जानकारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त डैनी आर्चर ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। अब डैनी इस पत्रकार से बोलता है कि तुम अगर मैडी को मिलो तो उससे बोलना कि मैं उसका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ देर बाद वहां पर मैडी बोवेन आती है और डैनी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें सुलेमान के परिवार को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। तुम रिपोर्टर हो और तुम्हारे पास सारा डेटा है। और वो इस बात के लिए मान जाती है और इसके बाद ये सब हेलीकॉप्टर से उस जगह पर जाते हैं जहां पर रिफ्यूजी कैंप होता है, और वहां पर सुलेमान को अपना परिवार मिल जाता है। उसकी बीवी और बेटी वहां पर होती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब पूरा का पूरा देश बेघर हो चुका होता है और इसका कारण होता है सिविल वॉर। अब सुलेमान देखता है कि उसका बेटा दिया वहां पर नहीं होता और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि दिया कहाँ है। उसकी पत्नी बोलती है कि RUF के लोग उसे पकड़ कर ले गए। इस बात से सुलेमान को बहुत दुख होता है। सुलेमान अपनी पत्नी और बेटी को वहां से निकालना चाहता है, लेकिन आर्मी वाले उन्हें नहीं छोड़ सकते। वो दोनों तारों के उस तरफ होते हैं, इसीलिए सुलेमान उन तक नहीं पहुंच सकता और इसके बाद इन तीनों को वहां से हेलीकॉप्टर में निकलना पड़ता है। सुलेमान अब डैनी को बताता है कि जो हीरा तुम्हें चाहिए वो उन पहाड़ों के उस तरफ है। डैनी आर्चर सुलेमान को नक्शा दिखाता है। वो बोलता है कि इस नक्शे में बताओ कि वो हीरा एग्जैक्टली कहां पर है। वो बोलता है कि मुझे नक्शे की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि वो कहां पर है और मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूं, लेकिन वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए डैनी आर्चर मैडी के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पर उस जगह पहुंचना होगा जहां पर हीरा है, और मेरे पास और सुलेमान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है अपने आप को बचाने का, सुलेमान के परिवार को बचाने का। वो कहता है कि मैं जर्नलिस्ट बन के जाऊंगा और सुलेमान मेरा कैमरामैन। लेकिन मैडी मना कर देती है क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं होता। दरअसल मैडी एक बहुत ही अच्छी पत्रकार होती है। वो सच में यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती है। वो कहती है कि मैं दर्द भरी कहानियां लिख लिख कर थक चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन जब अमेरिका के लोगों को ये पता चलेगा कि जिस ज्वेलरी को वो पहनते हैं उसमें जो हीरे लगे हुए हैं उन हीरो की कीमत किसी का हाथ या किसी की जिंदगी है, तो वो लोग उन हीरो की चीजों को पहनना खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे सबूत की जरूरत होगी, और जो सबूत मुझे तुम दे सकते हो, लेकिन तुम मुझे दोगे नहीं। डैनी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और वो उसे एक डायरी देता है और इस डायरी में उन
सब लोगों के अकाउंट नंबर, उनके फोन नंबर, उनके पते होते हैं जो इस काले धंधे में शामिल होते हैं। डैनी कहता है कि अगर तुमने इसे हीरा मिलने से पहले पब्लिश किया तो वो लोग मुझे मार देंगे। एक बार हीरा मुझे मिल जाए उसके बाद मैं अफ्रीका छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मैडी कहती है कि अगर तुम्हें हीरा नहीं मिला, वो कहता है कि अगर मुझे हीरा नहीं मिला तो तुम इसे पब्लिश कर देना क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ, वो लोग मुझे मार देंगे। मैडी उसकी बात मान जाती है और सोलोमन, डैनी और मैडी ये सब तीनों के तीनों रिपोर्टर्स की वैन में बैठकर उस तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो हीरा सोलोमन ने छुपाया है। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तो आरयूएफ के लोग इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाकर कार से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एमयूएफ के लोग इनका पीछा करते हैं और इन्हें जंगल में भागना पड़ता है। वहां पर इन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं और आदिवासी इन्हें एक आदमी के पास ले जाते हैं जो कई सारे बच्चों को पढ़ाता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है और वो इन्हें आसरा देता है। और ये सब यहाँ पर रुक जाते हैं। रात को जब डैनी आर्चर और मैडी बोवेन साथ बैठे होते हैं तो डैनी बताता है कि सन 1978 में मैंने अंगोला की जंग लड़ी थी। उस वक्त काले और गोरे का भेदभाव नहीं था, हम सब भाई भाई की तरह थे। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हमें लगा कि हम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई थी तेल के लिए, हाथी दांत के लिए, सोने के लिए, हीरे के लिए। और मैंने कहा कि भाड़ में जाओ। मैंने आर्मी छोड़ दी और अब ये गुलाबी रंग का हीरा मेरा टिकट है। इसके जरिए मैं इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकता हूँ। मैडी से पूछती कि तुम्हारे माता पिता को मार दिया गया था। वो बताता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी माँ का किया गया और उसे गोली मार दी। मेरे पिता के उन्हें उल्टा लटका दिया गया। ये सब देखकर मैं थोड़ा बहुत रोया भी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ईश्वर हमें माफ कर पाएगा जो सब हमने किया। लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि ईश्वर इस जगह को बहुत पहले ही छोड़कर जा चुका है। ये सारी बातें याद करके वो बहुत इमोशनल हो जाता है और मैडी उसका हाथ पकड़ के उसके प्रति सहानुभूति जताती है। अब अगले दिन ये सब के सब सेना की उस टुकड़ी के पास पहुंच जाते हैं जिसकी कमान कर्नल कर्टजी के पास होती है और यहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि ये सब के सब सियरा लियोन पर हमला करने वाले हैं ताकि सारे बागियों को खत्म कर सके। कर्नल कर्टजी डैनी को बोलते हैं कि अब तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ लड़ोगे। लेकिन डैनी ऐसा नहीं चाहता और वो सोलोमन के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है और वो वहां से भागने से पहले मैडी को बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैडी और ये अब एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। मैडी वहां से जाने से पहले उसे अपना फोन नंबर, एड्रेस, ऑफिस का फोन नंबर सब कुछ देती है और वो कहती है कि तुम मुझे फोन करोगे ना। वो बोलता है कि हाँ, जब भी मैं किसी फोन के सामने आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा। और इसके बाद डैनी और सोलोमन वहां से हीरा तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं और जब ये उस जगह की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर हीरा है तो तभी ये दिखाया जाता है कि सोलोमन रास्ता बदल देता है और उसे डैनी रोकता है। वो बोलता है कि हीरा इस तरफ है। सोलोमन कहता है कि मुझे अपने बेटे को ढूंढना है और वो उस तरफ है और तुम मेरे मालिक नहीं हो। डैनी कहता है कि इस वक्त मैं तुम्हारा मालिक हूं और जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। और इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब डैनी उसके सिर पर बंदूक तान देता है। सोलोमन कहता है कि मैं पहले मर चुका हूं और मुझे अपने बेटे की मदद करनी है, चाहे तुम मुझे मार भी दो, लेकिन फिर भी मैं वहां जाऊंगा। और इसके बाद डैनी भी समझ जाता है और ये दोनों के दोनों उस तरफ जाते हैं जहां पर सोलोमन का बेटा है। और इसके बाद ये एक बहुत लंबा सफर तय करते हैं और इस सफर को तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आरयूएफ के लोग होते हैं और ये वही जगह होती है जहां पर कभी सोलोमन भी था और हीरा भी यहीं पर होता है। लेकिन वो हीरा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आरयूएफ के लोग हैं और अगर ये उनके सामने गए तो वो इन्हें मार देंगे। इसीलिए डैनी बोलता है कि मुझे कर्नल कर्टजी को फोन करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेजें और जब वो इन पर हमला करेंगे, इनका ध्यान बटेगा तो हम वो हीरा ले सकते हैं। सोलोमन बोलता है कि मेरा बेटा भी वहां होगा। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा वहां पर नहीं होगा, हमें रात होने का इंतजार करना होगा। और डैनी कर्नल कर्टजी को वहां की लोकेशन बताने के बाद वहां पर सोलोमन के साथ इंतजार करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर डैनी की आंख लग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहां पर सोलोमन नहीं होता। दरअसल वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए कैंप में नीचे चला गया होता है और उसे उसका बेटा दिख जाता है। वो वहां पर बाकी बच्चों के साथ ताश खेल रहा होता है क्योंकि वो भी आरयूएफ में शामिल हो चुका है। और सोलोमन अपने बेटे का हाथ पकड़ता है। वो बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन उसका बेटा उसे पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये दुश्मन है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आरयूएफ वालों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया होता है। उसे अब ऐसा लगता है कि हमें दुश्मनों से लड़ना है और हमारी दुश्मन यहाँ की सरकार है। अब सोलोमन को बंदी बना लिया जाता है।
यहाँ पर वो आदमी भी जेल से छूटकर आ गया होता है जिसने सोलोमन से हीरा उस वक्त छीना था जब उसे मिला था। वो कहता है कि मैंने पूरी जगह खोद डाली लेकिन वो हीरा मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं जानता था कि तुम वापस आओगी और अब तुम मेरे लिए हीरा लेकर आओगी। सोलोमन कहता है चाहे मैं हीरा ले भी आऊं लेकिन तब भी तुम मुझे मार डालोगी। वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सबसे पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगा और तुम्हारी पत्नी का रेप तुम्हारे सामने करूंगा और ऐसे ही मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी करूंगा। और सोलोमन को मजबूरी में उसकी शर्त माननी पड़ती है और वो हीरा लेने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाता है क्योंकि डैनी ने आर्मी को यहाँ की लोकेशन दे दी होती है और आर्मी वाले यहाँ पर जितने भी लोग होते सब पर अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन है। और इसी गोलाबारी के दौरान सोलोमन उस आदमी को मार देता है जो उससे हीरा मांग रहा था, जिसने उसके बेटे को बागी बनाया है। और यहाँ पर सोलोमन के बेटे को गोलियां भी लगने वाली होती है लेकिन डैनी उसे बचा लेता है और चंद ही पलों में ये पूरा इलाका आर्मी के कब्जे में आ जाता है। यहाँ पर कर्नल कॉटजी भी आते हैं और वो डैनी से पूछते हैं क्या तुम्हें हीरा मिला। डैनी बोलता है उसका हम आधा आधा करेंगे। कर्नल कॉटजी कहते हैं कि तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम सौदा करो। डैनी आर्चर बोलता है तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। कर्नल बोलता है कि तुम नहीं बताओगे लेकिन ये बताएगा। वहां पर सोलोमन भी होता है। वो सोलोमन से पूछता है कि हीरा कहाँ है लेकिन सोलोमन कुछ नहीं बोलता। डैनी कहता है वो सिर्फ मुझे बताएगा और डैनी सोलोमन के पास जाता है। वो कहता है मुझे बताओ हीरा कहाँ पर है। सोलोमन बोलता है कि मुझे कर्नल कॉटजी पे भरोसा नहीं है। डैनी कहता है कि अगर हमने उसे नहीं बताया तो वो हमारी खोपड़ी उड़ा देगा लेकिन फिर भी सोलोमन नहीं मानता। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। कर्नल कॉटजी बोलता है कि हमारे पास जबान खुलवाने के और भी तरीके हैं। अब डैनी कर्नल कॉटजी के पास जाता है। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हीरा दिलवा दिया तो हमारा सौदा क्या है। कर्नल कॉटजी कहता है कि 70% मेरा और 30% तुम्हारा। डैनी बोलता है कि नहीं, मैं 40 लूंगा और तुम 60 और इनकी डील पक्की हो जाती है। वहीं पर सोलोमन का बेटा होता है और डैनी को पता है कि वो उसका बेटा है। डैनी कर्नल कॉटजी को बता देता है कि ये सोलोमन का बेटा है। सोलोमन का बेटा अब इनके कब्जे में है, इसीलिए सोलोमन को इन्हें उस जगह ले जाना पड़ता है जहां पर उसने जमीन के अंदर उस हीरे को गाड़ा है। वहां पर आसपास और भी कई सारे गड्ढे होते हैं क्योंकि और लोगों ने भी उस हीरे को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो हीरा किसी को भी नहीं मिला था। और अब सोलोमन उस जगह पर खोदना शुरू करता है जहां पर हीरा है। डैनियल जानता है कि हीरा मिलते ही कर्नल कॉटजी उसके साथ इन सबको मार देगा, इसीलिए जैसे हीरा निकलने वाला होता है डैनी उन पर हमला कर देता है और वो कर्नल कॉटजी को भी मार देता है और उसके साथ जितने भी आर्मी वाले होते हैं उन सबको मार देता है। और अब डैनी सोलोमन को बोलता है कि उस हीरे को निकालो। डैनी देखता है कि उसे भी एक गोली लग चुकी होती है और सोलोमन उस हीरे को जमीन से निकाल देता है। ये बेशकीमती हीरा है। और तभी डैनी देखता है कि सोलोमन के बेटे दिया ने उसकी तरफ बंदूक तानी हुई है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। और तभी सोलोमन अपने बेटे को उसके घर की, उसकी माँ की, उसके भाई बहनों की याद दिलाता है जिसकी वजह से दिया को सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाता है। तभी यहाँ पर आर्मी के और भी लोग आ जाते हैं और वो इन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं लेकिन ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में डैनी बोलता है कि वो हीरा मुझे दे दो और सोलोमन उसे हीरा दे देता है। इसके बाद डैनी अपने आदमी को कॉल करता है और वो हेलीकॉप्टर लेकर इन तक पहुंच जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर पहाड़ की चोटी पर उतरेगा और अब डैनी गोली लगने की वजह से आगे नहीं चल सकता, इसीलिए वो सोलोमन को हीरा वापस करता है। वो कहता है ले जाओ और अपने बच्चे का, अपने परिवार का ध्यान रखना। और वो उसे अपनी गन भी देता है। वो कहता है कि पायलट पर विश्वास मत करना, किसी का विश्वास मत करना। और वो उन दोनों को भेज देता है और खुद वहां पर बैठकर आर्मी जो उनकी तरफ आ रही होती है उन्हें रोकता है। इसके बाद वो मैडी को भी कॉल करता है और वो कहता है कि तुम सोलोमन से मिलना, सोलोमन को तुम्हारी जरूरत है और उसके पास एक बेशकीमती चीज है। मैडी समझ जाती है कि डैनी आर्चर को चोट लगी है, वो उसकी मदद करना चाहती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डैनी मैडी से बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल सका और ये बात तुम जानती हो, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, हालांकि इन्होंने कभी इजहार नहीं किया। और इसके बाद डैनी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि सोलोमन लंदन पहुंच जाता है जहां पर उसे मैडी मिलती है। और इसके बाद सोलोमन वेंडी कैप से एक सौदा करता है। दरअसल ये सौदा किया था डैनी ने और इस सौदे को अब पूरा सोलोमन कर रहा होता है। और इस बेशकीमती हीरे के बदले वेंडी कैप सोलोमन को उसका परिवार लौटाता है और उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। और इस पूरी डील की मैडी बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींच लेती है। उसके पास और भी बहुत सारे सबूत होते हैं जो उसे डैनी आर्चर ने दिए थे और वो उन सबूतों को, उन सारी फोटोग्राफ्स को और उन कहानियों को अपनी मैगजीन में पब्लिश कर देती है। और वेंडी कैप का पूरा भांडा फूट जाता है
और अंत में ये दिखाया जाता है कि सोलोमन एक कॉन्फ्रेंस में जाता है और इस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है ब्लड डायमंड। और यहाँ पर वो हीरो की कालाबाजारी, उनकी तस्करी और उन्हें निकालने के लिए जो तकलीफें होती है उन सब को बयान करता है, और जिसकी वजह से 40 देश एक संधि पर एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि वो डायमंड्स की कालाबाजारी, उसकी तस्करी को रोकेंगे। दरअसल ये जो आखिरी मीटिंग होती है ये सन 2003 में असली में हुई थी, जिसमें 40 देशों ने साइन किए थे। इस फिल्म का नाम ब्लड डायमंड इसलिए है क्योंकि ये डायमंड उस देश से निकाले जाते थे जहां पर सिविल वॉर चल रही थी, खून खराबा चल रहा था, और ऐसे खून खराबे के माहौल में लोगों का खून बहाकर उनसे हीरे निकलवाने की वजह से इस फिल्म का नाम ब्लड डायमंड रखा गया। ये फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $172 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।